हेलो बच्चों, आज हम आपसे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में से पेपर फर्स्ट में लॉ के फर्स्ट पेपर में 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी कि प्लीडिंग्स और इश्यूज का जो क्वेश्चन आता है वो मैंडेटरी होता है और हाई मार्क्स का होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में 20 और 25 नंबर का भी डिफरेंस हो सकता है। एक कैंडिडेट ऐसा आंसर लिख सकता है कि उसको 10-12 मार्क्स मिल जाए, और एक कैंडिडेट इतना बेहतरीन क्वेश्चन लिख सकता है ये कि उसको 30 के आसपास 35 तक भी उसको मार्क्स मिल जाए। तो इसके लिए हम डिटेल से चर्चा करेंगे आपके साथ। आप इसको वीडियो को 1-2 बार सुने, कलम और कागज़ अपना तैयार रखें और उसके नोट्स बनाते हुए चलें कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो उसमें एक प्रॉब्लम लिखेंगे पब्लिक पेपर सेटर। एक डिस्प्यूट होगा दो पार्टीज़ के बीच में, उसमें जो प्लेंटिफ का वर्जन है वो लिखा जाएगा और जो डिफेंडेंट का वर्जन है वो लिखा जाएगा। तो प्लेंटिफ के वर्जन को जब आप लिखेंगे तो वो हो जाएगा प्लेंट आपका, और जब आप डिफेंडेंट के वर्जन को लिखेंगे तो वो हो जाएगा WS। इनको लिखने के बाद जो इश्यूज फ्रेम होते हैं, जो डिस्प्यूट्स उभर कर सामने आएगा दोनों पार्टीज़ के बीच में, उनको हम इश्यूज कहते हैं। उसके बाद फिर आप इश्यूज सेटल करेंगे, यानी कि इश्यूज बनाएंगे कि पार्टीज़ के बीच में इन प्लीडिंग्स के आधार पर फॉलोइंग इश्यूज तैयार होते हैं। अब इसकी शुरुआत देखिए कहाँ से करेंगे हम प्लेंट की। सबसे पहले हमें कोर्ट का नाम लिखना है जिस कोर्ट से हम रिलीफ मांग रहे हैं। अगर आपने कोर्ट का नाम सही लिखा, यहीं से आपके फिर टॉप मार्क्सिंग की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि अगर कोई कोर्ट उस रिलीफ को देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है जो उनसे रिलीफ आप मांगने जा रहे हैं, तब आप गलत कोर्ट में अपनी प्लेंट फाइल कर देंगे और वो प्लेंट रिटर्न हो जाएगी और आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। रिलीफ कहाँ मांगनी है? अगर फैमिली डिस्प्यूट है तो आपको रिलीफ फैमिली कोर्ट से मांगनी है। अगर रिजेक्टमेंट सूट है तो आपको रिलीफ JSCC कोर्ट से मांगनी है। अगर इंजंक्शन सूट है या पार्टीशन सूट है या डिक्लेरेशन सूट है तब आपको रिलीफ सिविल जज से मांगनी है। और अगर आपको क्लेम मांगना है एक्सीडेंट का मोटर व्हीकल के तहत, तब आपको रिलीफ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मांगनी है। अगर आपको ट्रेड व्यापार का वॉयलेशन रोकना है, आपके नाम में कोई ट्रेड होता है, आपके पास ट्रेडमार्क हैं, तब आपको रिलीफ जिला जज की कोर्ट से मांगनी है। इस तरह से जब आप CPC की स्टडी करेंगे या सब्सटेंटिव लॉ की स्टडी करेंगे, तब आपको हर रिलीफ का आइडिया होना चाहिए कि किस रिलीफ को देने के लिए कौन सी कोर्ट कॉम्पिटेंट है। इस पॉइंट को डिटरमिन करने के बाद कि कौन सी कोर्ट हमें रिलीफ दे सकती है, उस कोर्ट का पिक्यूनरी जुरिडिक्शन भी आप देखेंगे। पिक्यूनरी जुरिडिक्शन अगर कम है, लोवेस्ट है, तो सिविल जज जूनियर डिवीज़न में जाएंगे। अनलिमिटेड है तो सिविल जज सीनियर डिवीज़न में जाएंगे। ऐसे ही JSCC का एक लिमिटेशन है, जो JSCC कोर्ट में जाएंगे। उससे ऊपर है तो जिला जज कोर्ट में जाएंगे। तो इकोनॉमिक जुरिडिक्शन का दूसरा टॉपिक आप अपने माइंड में इस्टेब्लिश करेंगे कि हमें किस कोर्ट में मुकदमा फाइल करना है। उसके बाद पार्टीज़ के नाम, एज, एड्रेस, दोनों पार्टीज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ये लिखने के बाद बीच में एक छोटा सा वाद नंबर छोड़ के खाली छोड़ देंगे लिखकर, क्योंकि वाद नंबर ऑफिस अलॉट करता है, वो आपको अलॉट नहीं करना होता है।
और फिर शुरुआत करते हैं आप अपने प्लेंट की, जिसमें 3-4 पैराग्राफ आपको बनाने हैं। वो कोई एग्जॉस्टिव फार्मूला हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि जो डिस्प्यूट आपके सामने रखा है पेपर सेटर ने, उसी डिस्प्यूट के अनुसार आपको अपने पॉइंट्स बनाने हैं। इजेक्टमेंट के सूट में जनरली हो सकता है कि प्लेंटिफ इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन which was given to defendant on rent on such and such date as at per rate, उसका हवाला देंगे। फिर उसने जहाँ तक का किराया बकाया हो उस पर, जहाँ तक का दिया हो दूसरे पैरे में, वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि चूँकि किराया बकाया है तो हमने इसकी किराएदारी समाप्त कर दी है, इसको नोटिस दिया है, उस नोटिस का हवाला देंगे। और नोटिस का हवाला देने के बाद 4th पैरा आ जाएगा कि बेदखली का नोटिस तामील होने के बावजूद और उसमें दिया गया समय पूरा होने के बावजूद किराएदार इसको खाली नहीं कर रहा है, तब आप उसके बाद मैस ने प्रॉफिट्स, बकाया किराया और बेदखली का काज ऑफ एक्शन बताते हुए एक पैरा लिखेंगे कि काज ऑफ एक्शन किस दिन पैदा हुआ है। ये जो 4-5 हम आप बताने जा रहे हैं वो हर क्वेश्चन में, हर प्लेंट में एक जैसे होंगे। कौन कौन से? नंबर 1 काज ऑफ एक्शन, नंबर 2 ज्यूरिडिक्शन कि इस कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन है, यहाँ पर प्रॉपर्टी लाई करती है या काज ऑफ एक्शन पैदा हुआ है, और वैल्यूएशन के सूट का वैल्यूएशन कितना है, और वैल्यूएशन के नीचे कोर्ट फीस, आपने कोर्ट फीस कितनी दी गई है। इसके बाद लास्ट पैरा सभी में एक जैसा होगा रिलीफ का, जो रिलीफ आप क्लेम कर रहे हैं। ये ध्यान रहे कि अगर आपने रिलीफ वो क्लेम नहीं की जो आपके पेपर सेटर ने रखी है, तब आपकी प्लीडिंग्स गलत हो जाएंगी। वो सारी रिलीफ जितनी बन सकती हैं वो आपको क्लेम करनी है। इजेक्टमेंट के सूट में जनरली बेदखली की रिलीफ ए के रूप में, बी के रूप में बकाया किराए की रिलीफ, सी पॉइंट पर मैस ने प्रॉफिट की रिलीफ, और डी पॉइंट पर सूट एक्सपेंसेस की रिलीफ आप मांग सकते हैं। बाकी केसेस में सपोज पार्टीशन के लिए वो आपसे ड्राफ्ट करा रहा है, तब उसमें ए आप अपना शेयर असर्टेन कराएं कितना है, हाफ है, 1/4 है, 1/3 है, और सेकंड रिलीफ उसका सेपरेट पोजेसन मांगे, कुरा तैयार करा कर कि एक सेपरेट पोजेसन दे दिया जाए, और थर्ड रिलीफ आप इंजंक्शन मांग सकते हैं कि फिर भविष्य में कभी डिफेंडेंट्स हमारे सेपरेट पोजेसन में इंटरफेयर ना करें। और सूट एक्सपेंसेस की रिलीफ यहाँ भी 4 हो सकती हैं। देखना यही है कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम रखी है, उन्हीं के आधार पर आप रिलीफ क्लेम करेंगे। रिलीफ क्लेम करने का संबंध जो है ऑर्डर 2 से भी है। ऑर्डर 2 में लिखा है कि एक ही काज ऑफ एक्शन पर बेस केस में आपको वो सभी रिलीफ मांग लेनी चाहिए जो उस काज ऑफ एक्शन पर उपलब्ध है, और अगर नहीं मांगते तो परिणाम ऑर्डर 2 रूल 2 में बताया गया है। जो परिणाम ये है कि फिर आप उसी के काज ऑफ एक्शन पर जो बकाया रिलीफ रह गई है उनकी डिमांड नहीं कर सकते। तो इसलिए रिलीफ जितनी भी हो सकती है, जितनी संभव है, जो पेपर में लिखी है, जो डिस्प्यूट है, उन्हीं के आधार पर सभी रिलीफ क्लेम करनी चाहिए। और रिलीफ स्पेसिफिक होनी चाहिए, ABCD करके होनी चाहिए, भ्रामक नहीं होनी चाहिए। ये लिखना गलत है कि कोर्ट जो उचित समझे वो रिलीफ हमें दे दे, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। बल्कि जो रिलीफ आप चाह रहे हैं, और चाह आप रहे हैं अपनी मर्जी से नहीं चाह रहे हैं, चाह वो रहे हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई है कि इतनी रिलीफ आप मांगे, वो सारी रिलीफ आप एक ही प्लेंट में मांगे। रिलीफ मांगने के बाद वेरिफिकेशन क्लॉज होती है। जनरली जो फैक्ट्स आपकी जानकारी में हैं वो आपको वेरीफाई करने होते हैं अपनी पर्सनल नॉलेज पर, और कुछ टॉपिक्स जो शुरुआत होती है काज ऑफ एक्शन से लेकर कोर्ट फीस तक, वो एडवोकेट की सलाह पर बेस होते हैं। आप उनको लिख सकते हैं कि ये वकील साहब की सलाह पर आधारित है, जिनको हम सही मानते हैं। फिर उसका वेरिफिकेशन हो जाता है प्लेंट का, डेट भी डालिएगा, प्लेस भी।
लेकिन ध्यान रहे कि नाम ना आए किसी का भी, कोई नाम नहीं आना चाहिए, ABCD XYZ ये नाम आने चाहिए। प्लेस का नाम भी आप TPS ऐसा लिखा कर सकते हैं, कोई शहर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाम को अवॉइड करें, गलती से भी नाम ना लिखें। इसके बाद आप सेकंड नए पेज से शुरू करेंगे WS में भी कोर्ट का नाम चूँकि प्लेंटिफ दे चुका है तो आपको उस नाम को नहीं बदलना है। WS उसी में जाना है जिसमें आपने प्लेंटिफ का नाम लिखा है। प्लेंटिफ ने जहाँ अपना प्लेंट फाइल किया है वहीं पर WS फाइल होना है। WS में आप काज ऑफ एक्शन नहीं है, ये ग्राउंड ले सकते हैं। लिमिटेशन से बियॉन्ड है, ये ग्राउंड ले सकते हैं। बार्ड बाय यानी पर्टिकुलर लॉ है, ये भी ग्राउंड ले सकते हैं। एस्टोपल से बार्ड है, ये ग्राउंड हो सकती है। एक्विसेंस से बार्ड है, ये भी ग्राउंड हो सकती है। और पार्टीज़ प्रॉपर इम्प्लीड नहीं की गई है, ये भी ग्राउंड हो सकती है। डिफेंस के जितने भी ग्राउंड है वो WS में ली जा सकती है। और अगर आप सेट ऑफ करना चाहते हैं तो प्लेंट का जवाब देने के बाद आप अपने सेट ऑफ की चर्चा करें कि इतना रुपया हमें प्लेंटिफ से वापस लेना है, इसलिए उसको भी एडजस्ट करें। ध्यान रहे कि सेट ऑफ केवल मनी सूट में होता है। अगर प्लेंटिफ का सूट मनी सूट नहीं है तब आप सेट ऑफ नहीं मांग सकते, लेकिन काउंटर क्लेम मांग सकते हैं। काउंटर क्लेम की लिमिट नहीं है कि भाई मनी सूट में मांगा जाए, काउंटर क्लेम किसी भी सूट में मांग सकते हैं आप। केवल सेट ऑफ एक ऐसा है रिलीफ जो मनी सूट में मांगा जा सकता है, बाकी किसी सूट में नहीं मांगा जाता। लेकिन काउंटर क्लेम किसी भी केस में आप मांग सकते हैं। काउंटर क्लेम जो है एक इंडिपेंडेंट प्लेंट होती है। इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि प्लेंटिफ को इसका जवाब देने का मौका मिलता है, वो WS दाखिल कर सकता है इसमें। और कभी अगर प्लेंट खारिज हो जाए एब्सेंस में तो प्लेंटिफ का केस तो खारिज हो सकता है, लेकिन डिफेंडेंट का जो काउंटर क्लेम है वो चलता रह सकता है। जब आपका ये जवाब तैयार हो जाए उसके बाद आप देखें कि कौन कौन से इशूज बनते हैं। उन इशूज की संख्या लिखें, 1 2 3 4 5 जितने बनते हों। प्लेंटिफ का जो केस है उसके आधार पर लास्ट में रिलीफ का इशू भी एक बनाना चाहिए कि प्लेंटिफ किस रिलीफ को मांगने के लिए इंटाइटल्ड है, किस रिलीफ को लेने के लिए इंटाइटल्ड है। और रिलीफ लिखने के बाद आपके इशूज की फ्रेमिंग का पोर्शन पूरा हो जाता है। थैंक यू।